नमस्कार, मैं संजय निरुपम पिछले 5 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, बतौर सांसद, बतौर खासदार और बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 5 साल पहले आपके बीच मैं नया नया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उत्तर मुंबई का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मैं नहीं गया। आपके हर सुख दुख में मैंने अपने आप को शरीक किया। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके हर दुख को, आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकूं। चाहे गली हो या दिल्ली हो, हर जगह अपनी उपस्थिति पूरी ताकत के साथ दर्ज करवाई। हर जगह अपनी पूरी जवाबदारी के साथ मैंने अपनी भूमिका निभाई। आपके गलियों में लादी लगा के दी, जो प्रॉपर्टियों में शौचालय बना के दिए, बिल्डिंगों में बोरवेल डाले, कहीं पे रास्ते बनाए, कहीं पे गार्डन बनाए, और आपकी परेशानी दूर करना मेरा धर्म था और मैंने पूरी ईमानदारी से अपना धर्म निभाया। बड़े काम अगर देखें तो डीम कन्वेंस अपने आप एक बहुत बड़ा विषय था, जिसको मैंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र शासन इसमें शामिल हुआ। आज पूरे फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में लगभग 1000 के आसपास ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको कन्वेंस मिल गया, जो कि लगभग असंभव सा हो गया था बिल्डर लॉबी के दबाव के तहत। कई ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको गैस का कनेक्शन नहीं मिला था। लगभग 500 से लेकर 1000 के आसपास ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको गैस का कनेक्शन मिला। गोरई और चारकोप का विभाग आप देखें, जहां महाडा के क्लस्टर सोसाइटीज हैं, जहां निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, खासकर मराठी भाषिक लोग रहते हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने पूरे मुंबई में गैस का कनेक्शन दिया, लेकिन कभी भी महाडा की सोसाइटीज को टच नहीं किया, या फिर महाडा की सोसाइटीज उनके एजेंडे पे नहीं थे। मैंने इस विषय को पूरी गंभीरता से लिया और आज स्थिति यह है कि गोरई में और धीरे धीरे चारकोप में घर घर में गैस का कनेक्शन देने का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे एक बहुत बड़ा विषय था। रेल यात्री उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पर रहते हैं और बड़े दुख में, बड़े कष्ट में अपने ऑफिस के लिए चर्च गेट या ड्यूटी जाते हैं। जिस दिन से मैं चुन के आया हूं, मैंने पूरा प्रयास किया कि रेल यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। जब जब रेल बजट आया, रेल बजट पे पार्लियामेंट में बहुत अच्छे ढंग से बोला और आप सबके दुख तकलीफ को लोगों के सामने रखा। आज नतीजा ये है कि उत्तर मुंबई के सारे स्टेशंस रेल मंत्रालय के मॉडल स्टेशन की सूची में शामिल हो गए हैं। मॉडल स्टेशन यानी उन स्टेशनों पर मिनिमम बेसिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और इसके लिए भारतीय रेल कमिटेड है। बोरीवली स्टेशन 2009 तक क्या दुर्दशा थी आप सब वाकिफ हैं। आज बोरीवली स्टेशन का पूरा जीर्णोद्धार हो गया। बोरीवली स्टेशन का जो पूर्वी हिस्सा है वो एकदम से ब्रांड न्यू बन गया है। हाँ, पश्चिमी हिस्सा का काम अभी बाकी है, क्योंकि वहां पर इंक्रोचमेंट और वहां पर और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। लेकिन दहिसर और कांदिवली स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर के ऊपर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। मेरे प्रयासों से हुआ। रेल यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ऐसा मेरा संकल्प था, और यही वजह है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नई ट्रेनें मैं शुरू करवाने में कामयाब हो पाया। उसमें विशेषकर कच्छ के लिए 3-3 ट्रेनें शुरू हुई, और उसमें एक बड़ी भूमिका मेरे प्रयासों की रही है। राजधानी, दूसरी राजधानी बोरीवली में रुकनी चाहिए, एक अरसे से मांग थी। यहां तक कि जब हमारे क्षेत्र में रेल राज्य मंत्री हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे, तब भी वो मांग पूरी नहीं कर पाए थे। आज राजधानी, दूसरी राजधानी बोरीवली में रुकेगी, ऐसा रेलवे की तरफ से अधिकृत तौर पर रिलीज आ चुका है। कोंकण जाने वाले जो लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उनको गांव जाने के लिए वीटी जाना पड़ता है। उन्होंने एक आग्रह किया था कि बोरीवली और दहिसर से होते हुए कोंकण जाने की ट्रेनें शुरू। गणपति के लिए और आंगनवाड़ी जत्रा के लिए तो ये ट्रेनें शुरू हुई, जो कि रेल राज्य मंत्री के रहते हुए भी कभी नहीं हो पाया था। आज कोंकण के लिए नियमित तौर पर ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से चले और बोरीवली दहिसर से होते हुए जाए, इसके लिए विशेष व्यवस्था हो रही है। एक नई 7 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जा रही है, उसका सर्वे हो गया है, और सर्वे के बाद आने वाले दिनों में एक रेल लाइन डाली जाएगी। उसके बाद नियमित तौर पर प्रतिदिन आप जब 2, 5, 10, 15 जितनी भी ट्रेनें हो सकती है वो ट्रेनें शुरू होंगी। यानी कोंकण के जो लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं उनके एक विशेष सुविधा का इंतजाम है। दरभंगा हो या फिर जौनपुर हो, इन क्षेत्रों को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, इसके लिए या तो नई ट्रेन आई या किसी ट्रेन को एक्सटेंड किया गया। दक्षिण भारत में अगर वेलंकनी देवी की यात्रा की बात करें तो उनके लिए ट्रेन नहीं थी।
हमने स्पेशल ट्रेन उनके लिए प्रतिदिन शुरू करवाई और बिरंकनी देवी के जो भक्त हैं वो इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। रेलवे ट्रैक को अवैध तरीके से जो लोग क्रॉस करते हैं उसमें अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और ये बहुत ही दर्दनाक होती है। ऐसे में मेरा आग्रह था कि अलग अलग रेलवे स्टेशनों के आसपास एक FOB बनाया जाए, फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। इस समय 3 फुट ओवर ब्रिज मेरे प्रयासों से बनकर तैयार है। कांदीवली का और बोरीवली का उद्घाटन हो चुका है और बोईसर का फुट ओवर ब्रिज लगभग रेडी है। मुंबई में मेट्रो 2 की प्लानिंग थी जो चारकोप से शुरू होकर के मानकुद जा रही थी। जब मैं यहाँ का सांसद बना, लोगों ने मुझे बताया कि मेट्रो 2 के लिए जो प्रस्तावित यार्ड है उसकी वजह से 16,000 झोपड़े टूट रहे हैं, कई मस्जिदें टूटेंगी, कई मंदिर टूटेंगे, मदरसे टूटेंगे। मैंने आग्रह किया कि ये मेट्रो यार्ड यहाँ नहीं बनना चाहिए और आज स्थिति यह है कि मेरे आग्रह पर महाराष्ट्र सरकार ने कहीं एक मान्यता सी दे दी है कि अब ये मेट्रो 2 चारकोप से नहीं दहिसर से आएगा। इसकी वजह यह है कि अगर उत्तर मुंबई को आप उत्तर पूर्व मुंबई से जोड़ना चाहते हैं तो उत्तर मुंबई के बीचों बीच शुरू नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तर मुंबई के आखिर में यानी दहिसर से शुरू होना चाहिए और इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट बन गई है। बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा। इसका एक और आगे इसके पीछे एक और कारण ये था कि पूरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट, मीरा रोड, भाईंदर, वसई, विरार उसको भी मुंबई से जोड़ना आवश्यक है। तो एक बार दहिसर इससे मेट्रो शुरू होता है तो हमारे जो पड़ोस के भाई हैं उनको भी एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है मुंबई के साथ। COD का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। जो ऑर्डिनेंस डिपो के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके रीडेवलपमेंट को रोक दिया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री का इस प्रकार का एक सर्कुलर है और ये विशेषकर आदर्श प्रकरण के बाद इस प्रकार का निर्णय लिया गया और पिछले 4 महीने के प्रयासों के बाद स्थिति ये है कि रक्षा मंत्रालय लगभग मान चुकी है कि वो जो ऑर्डर है वो कानूनन गलत है। अर्थात COD के आसपास की बिल्डिंगों के रीडेवलपमेंट का जो एक रास्ता है वो खुलता है। बहुत जल्दी उसके लिए अधिकृत तौर पर सर्कुलर आएगा। चुनाव से पहले स्थिति तैयार थी लेकिन आचार संहिता की घोषणा की वजह से वो नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर मेरा वचन है आप सबसे कि चुनाव के बाद ये काम हम करके देंगे। 3 महत्वपूर्ण कार्यालय मेरे कार्यकाल में खुले और उसमें मेरी एक अपनी भूमिका थी। एक तो DDR का ऑफिस आप लोगों के पास आया, RTO के लिए अलग से प्लॉट हमने अलॉट करवाया और वहां पर एक नया RTO खुलेगा और तीसरा पासपोर्ट ऑफिस आप लोगों की सुविधा के लिए हमारे क्षेत्र में लाया गया। ये 3 काम निश्चित तौर पर आम जो हमारे उत्तर मुंबई के रहवासी हैं, निवासी हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार थी और सरकार के बाहर बैठे लोगों की एक साजिश थी कि वो हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं चारकोप का हॉस्पिटल जो कि मालवनी के फायर ब्रिगेड के पीछे है, वो हॉस्पिटल प्राइवेटाइज न हो, सरकार चलाए। ये आग्रह रखा मैंने और आखिरकार सरकार ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और पूरे मुंबई में खासकर उपनगरों में अकेला एक अस्पताल हमने शुरू करवाया है जो महानगर पालिका नहीं चलाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और वो हॉस्पिटल इस समय 60 बेड का है। उस हॉस्पिटल को आने वाले दिनों में 300 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का एक प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विषय था, जब मैं अलग अलग इलाकों में जाता था लोग पोस्ट ऑफिस की बात करते थे। दहिसर का नहीं हो पाया लेकिन चारकोप में पोस्ट ऑफिस शुरू हो गया कि वो चारकोप के लोग बड़े पैमाने पर यह मांग कर रहे थे। मठ, मनोरी और गोरई ये 3 ऐसे आइलैंड्स हैं जो मुंबई में रहते हुए मुंबई से अलग थलग से रहते हैं। इन तीनों आइलैंड्स के विकास के ऊपर इन तीनों आइलैंड में रहने वाले हमारे जो कोली समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं, उनको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए एक प्रयत्न जारी रहा। आज स्थिति यह है कि मनोरी के लोगों ने अपने शमशान गृह तक जाने का रास्ता मांगा था, हमने रास्ता बना के दिया। मनोरी के लोगों ने एक टॉयलेट मांगा था, हमने टॉयलेट बना के दिया। मठ के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, एरंगल में एक 125 साल पुराना स्कूल है। वो स्कूल ढहने की स्थिति में थी। उस स्कूल में कई पीढ़ियां पढ़ चुकी हैं मठ की। उन पीढ़ियों में बड़े बुजुर्ग नौजवान सभी ने मिलकर मुझसे आग्रह किया कि इस स्कूल को बचाइए। ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं गर्व से कहता हूं कि उस एरंगल के स्कूल की बिल्डिंग को बचाने के लिए 25 लाख रुपए का स्पेशल फंड सैंक्शन करवा के उस बिल्डिंग को बचाया गया और आज मठ के लोग उस एरंगल के स्कूल पे पुनः गर्व कर सकते हैं। मठ के लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न था, जो पानी हो या रास्ता हो या गटर हो, उन तमाम सुविधाओं के लिए बार बार वहां पर महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाना, उनके साथ विजिट करना, उनके साथ चर्चा करना, ये सब करके बहुत सारे काम वहां पे किए गए। मेरे फंड से बहुत सारे काम हुए, मेरे जो MLA साहब है उनके फंड से बहुत सारा काम हुए। मालवनी विलेज में लोगों ने कहा हमें गटर बना के दीजिए। मालवनी विलेज के लोगों ने हमेशा
बीजेपी, शिवसेना, इन लोगों को चुना, लेकिन आज भी वो गटर के लिए परेशान थे। आखिरकार मैंने अपने फंड से वहां गटर बना के दिया, उसके बाद उनको खुला सभागृह बना के दिया। आज गोरई के जितने बुनियादी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों का हम समाधान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर महिलाएं रहती है, उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उनके ज्यादा से ज्यादा बचत गट बनने चाहिए और उनको बालवाड़ी, आंगनवाड़ी जैसे योजनाएं, उन योजनाओं से जोड़ना चाहिए। और इसमें बहुत कामयाबी के साथ मेरे ख्याल से लगभग 6000 के आसपास बचत गट बनाए गए। बहुत सारे महिला बचत गटों को काम मिला, बहुत सारे महिला बचत गटों को भी काम मिलना बाकी है और आने वाले दिनों में उनको काम दिलाया जाएगा। महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन महिलाओं ने बहुत अच्छे ढंग से अपने 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 पक्ष के साथ और मेरे साथ जुड़ करके महिलाओं को ताकत देने, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में दिन रात काम किया। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से इस समय काम कर रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के युवाओं को मैंने अछूता नहीं छोड़ा। हमारे नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े थे, वो दिन रात हमारे पास अपने प्रश्न लेके आते रहते थे। उनका बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी और हमने एक बहुत बड़ा जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया। 3 दिन के जॉब मेला में लगभग 10,000 बच्चों को ऑन द स्पॉट वहीं पे जॉब मिली और जॉब की नियुक्ति पत्र मिली। हमारे क्षेत्र के सर्वसामान्य छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए डोमिसाइल एक बहुत बड़ा संकट है। एडमिशन के समय खासकर वो दर दर भटकते रहते हैं। उनकी तकलीफों को समझते हुए हमने एक बहुत बड़ा डोमिसाइल कैंप लगाया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए स्वयं हमारे जो राजस्व मंत्री हैं श्री बाला साहब थोड़ा वो आए और पूरा कलेक्टर डिपार्टमेंट आया और 3 दिनों की मेहनत के बाद लगभग 11,000 बच्चों को तत्काल डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला। ये एक मुझे लगता है कि बच्चों के हिसाब से बहुत बड़ा काम हुआ। बच्चों के अंदर स्पर्धा का भाव रखने के साथ साथ कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे वो बच्चे सरकारी नौकरियों में या बैंक की नौकरियों में पास हो और नौकरी उनको मिले आसानी से, इसके लिए नियमित तौर पर करियर गाइडेंस हमने आयोजित किया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि केतकीपाड़ा के क्षेत्र में वहां की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों, बच्चों के लिए मैं इस समय जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एक किताबें चाहिए, जो प्रोफेशनल बुक्स चाहिए, उन किताबों के एक अभ्यासिका चला रहा हूं और उससे बड़े पैमाने पर झोपड़पट्टी के बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। लगभग 10 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में चला रहा हूं इस समय अपने क्षेत्र में, पिछले 5 वर्षों में शुरू हुआ। और इस कंप्यूटर सेंटर में फ्री में झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग मिलती है और आज इस समय लगभग 35,000 बच्चों को हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रखी है और वो ट्रेनिंग सेंटर लगातार अनवरत जारी है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ झोपड़पट्टियां हैं और झोपड़पट्टियां कभी भी किसी के लिए चिंता का विषय होती हैं। झोपड़पट्टियां किसी के लिए प्रश्न नहीं है, चुनौती नहीं है। झोपड़पट्टियां हमारी जवाबदारी। ऐसे मजबूरी के मारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए हम विशेष तौर पर मैंने चिंता की, चाहे अपना फॉरेस्ट लैंड के क्षेत्र में रहने वाले झोपड़पट्टी वाले लोग हों, उनके लिए कैसे फॉरेस्ट लैंड पर लागू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हटे, इसका प्रयास जारी रहा। और आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया है कि अब हमेशा के लिए नेशनल पार्क के आसपास की जो झोपड़पट्टियां हैं वहां से वन संरक्षण कानून हटाने की दिशा में, यानी उस क्षेत्र में डिसफॉरेस्टेशन करने की दिशा में प्रयास शुरू किया जाएगा। और उसके लिए राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ बोर्ड स्टेट को निवेदन दे रही है और वो प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ बोर्ड को जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी एक वैधानिक रीति से एक निर्णय लेने जा रही है, जिसमें हमेशा के लिए केतकीपाड़ा, धारखाड़ी, दामूनगर और फिर जानूपाड़ा, इस तरह के इलाकों में, या फिर अप्पापाड़ा आप उधर चले जाएं, इन इलाकों में रहने वाले लोग जो हमारे झोपड़पट्टी वासी लोग हैं उनके ऊपर से हमेशा के लिए वन संरक्षण कायदा की तलवार हट जाएगी। गणपत पाटिल नगर का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, वहाँ सभी गरीब लोग रहते हैं। उस क्षेत्र के पीछे हमारे जो विरोधक हैं हमेशा पूरी नजर रखते हैं। हमेशा उन्होंने विधानसभा में उस क्षेत्र को, उन झोपड़पट्टियों को तोड़ डाला जाए, वहां के लोगों को बेघरबार कर दिया जाए, वहां के लोगों को सड़क पे ला दिया जाए, इस प्रकार का अभियान चलाते रहे। और मैंने हमेशा कहा कि नहीं, ये झोपड़पट्टियां अवैध हो सकती हैं लेकिन इसमें रहने वाले लोग अवैध नहीं है, वो इस देश के वैध नागरिक हैं। और इस नाते सरकार का और हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि इनको बेसिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आज मुझे खुशी होती है कि गणपत पाटिल नगर के क्षेत्र में जो लोग सीआरजेड के जोन से बाहर हैं, ऐसे तमाम झोपड़पट्टियों को नियमित करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार का प्रयास चालू है। पहले सर्वे हुआ और स्लम डिक्लेरेशन की प्रोसेस इस समय चल रही है। चाहे आपका गणेश नगर का इलाका हो या लालजीपाड़ा का इलाका हो, हनुमान नगर का इलाका हो या नरसीपाड़ा का इलाका हो या फिर मालवनी का पूरा हमारा लंबा चौड़ा विभाग हो या अंबुजवाड़ी का विभाग हो, जो बेसिक एमिनिटीज की डिमांड हुई सारी एमिनिटीज हमने दी है। 5 साल पहले मालवनी के लोग पानी के लिए जितने त्रस्त थे आज उतने नहीं हैं। घर घर पानी पहुंच गया है, कई जगह पाइपलाइन डाली गई है। अंबुजवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां नितांत निर्धन लोग रहते हैं, नितांत कमजोर लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है।
हमारे प्रयासों से वहां पर बिजली का कनेक्शन दिया जाना शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि हनुमान नगर हो या नरसिंहपाड़ा हो, जहां जहां पानी, रास्ता, गटर या शौचालय की बात हुई, हमने सभी वहां पर उपलब्ध कराया। पानी एक बड़ा विषय था। 5 साल पहले जब मैं आया तो उत्तर मुंबई के तमाम लोगों ने पानी की शिकायत की थी। आज ऐसे कई इलाके हैं जहां पे लोग कहते हैं हमारे पास ओवरफ्लो हो गया पानी का। उसका कारण यह है कि पिछले 5 वर्षों में पानी का जो नया एलोकेशन आया, उसका बड़ा हिस्सा उत्तर मुंबई के क्षेत्र में आया। ये मैंने आग्रह रखा और सरकार ने और प्रशासन ने इस आग्रह को स्वीकार किया। आज उत्तर मुंबई में पानी की बड़ी समस्या नहीं है। झोपड़पट्टियों की चर्चा करते समय मुझे केतकीपाड़ा और धारखाड़ी जैसे नितांत पिछड़े झोपड़पट्टी इलाकों की याद आती है, जहां पर बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों पे लोग रहते हैं। उन लोगों तक पानी आज तक नहीं पहुंचा। उनकी कई पीढ़ियां हैं जो नीचे से पानी ढोकर ऊपर लेकर जाते जाते कब जवान हुई और कब बूढ़ी हो गई समझ में नहीं आता। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आज स्थिति है कि धारखाड़ी और केतकीपाड़ा के पहाड़ों पर पानी चढ़ाने की व्यवस्था की गई, वहां पर टांकी लगाई गई और आज 500-500, 600 फैमिलीज जो परिवार हैं उनको वहीं पे पानी मिलता है। उनको पानी ढोने के लिए नीचे उतर कर और नीचे से पानी लेके जाने की मजबूरी नहीं पड़ती। मेरे पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के बारे में, मेरे कामकाज के बारे में बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से टीका टिप्पणी होती है। जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश के सांसदों का जो नेशनल एवरेज है पार्लियामेंट में अटेंडेंस का, वो 74% है और मेरी अटेंडेंस 89% है, लगभग 90%। आप पूछ सकते हैं कि 10% मैं क्यों नहीं अटेंड कर पाया। उसका कारण यह है कि मैं कांग्रेस कमेटी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूं और कई बार पार्टी के कामकाज के लिए मुझे अलग अलग राज्यों में दौरे पे जाना पड़ता है और वो अक्सर अगर पार्लियामेंट के सेशन से क्लैश करता है तो मुझे पार्टी के कामकाज के लिए एक आध बार जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं सदन अटेंड नहीं कर पाया। लोकसभा के रिकॉर्ड इस बात के सबूत हैं कि पिछले 5 वर्षों में मैंने 57 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया या तो उसे इनिशिएट किया। जो राष्ट्रीय औसत है वो 30 या 34% है, यानी लोग 30 या 35 डिबेट में हिस्सा लेते हैं औसतन, जबकि आपका ये सेवक, आपका ये सांसद लगभग 57 डिबेट में हिस्सा ले चुका है। जहां तक लोकसभा में प्रश्नकाल के दरमियान अपने प्रश्न रखने का विषय है तो मैंने पूरे 5 वर्षों में 334 प्रश्न पूछे हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से 34 ज्यादा है। यानी आमतौर पर हमारे देश के सांसद 300 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछ पाते, जबकि आपके सांसद ने 334 बार सवाल पूछा है, जो कि एक राष्ट्रीय औसत से ठीक ठाक है। रह गई बात हमारे सांसद निधि, खासदार निधि के उपयोग की, तो खासदार निधि के उपयोग में मैंने 1 पैसे की कोताही नहीं बरती। जितना पैसा मिला 1-1 पैसा मैंने सैंक्शन किया। मेरे पास हमारे जो जिला अधिकारी हैं उनका सर्टिफिकेट है कि पूरे 5 सालों में जितना फंड आया मैंने सैंक्शन किया और एक फंड का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है, यानी प्रशासकीय मंजूरी हो चुकी है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हमारे विभाग का जिसको हमने अछूता छोड़ा। जो मेरे पास आया, दुख लेके आया, खुश होके गया। यहाँ से मेरे दफ्तर से हर साल लगभग 6000 बच्चों के एडमिशन कराए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 10 ऐसे लोग हैं जिनका फ्री में इलाज कराने का इंतजाम होता है, चाहे उनको मैं अलग अलग ट्रस्टों से फंड दिलवा के इलाज कराऊं या फिर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से। लेकिन नियमित तौर पर मैंने इस बात का ख्याल रखा कि हमारे क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, और आज चूंकि मेडिकल जो एक्सपेंसेस है बहुत भारी हो गया है, अस्पताल बहुत महंगे हो गए हैं और महानगर पालिका के अस्पतालों पर आप निर्भर नहीं कर सकते, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो इतने महंगे हैं, ठीक तो हो जाएंगे लेकिन कर्ज लेना पड़ता है या गहना बेचना पड़ता है, जो अलग एक बीमारी का कारण बन सकता है। तो ऐसे में मैंने अपने क्षेत्र के गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्री में, मुफ्त में, सस्ते में इलाज हो, इसका एक अनवरत कार्यक्रम मैंने जारी रखा। इस बात का मुझे बहुत फक्र होता है। राजीव गांधी जीवनदायी योजना जो है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए तक का इलाज लोगों को फ्री में मिल सकता है, उस योजना को लागू करने के लिए मैंने खूब प्रयास किया। बहुत सारे लोगों के कार्ड बनाए और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिले, इस दिशा में हमने पूरा प्रयत्न किया और उसमें बहुत कामयाबी भी मिली। तो लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, लोगों के जीवन और लोगों के घर, लोगों के परिवार और लोगों के तमाम जो तकलीफें थी, उनको बहुत ही नीचे स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर उतर करके मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। आज 5 वर्षों के अथक प्रयत्नों और अनवरत सेवा के बाद लोकसभा में मेरा पहला कार्यकाल अब संपन्न हो रहा है। 16वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। आगामी 24 अप्रैल को लोकसभा का मतदान है। उस मतदान में, उस चुनाव में आपके बीच
कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैं पुनः उपस्थित हो रहा हूं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने साथी को, अपने सेवक को पूरे हक से, पूरे आग्रह से और आशीर्वाद स्वरूप उत्तर मुंबई के क्षेत्र से चुन करके 16 लोकसभा का सदस्य बना करके भेजें, ताकि जो काम पिछले 5 वर्षों से चल रहा है वो आगे भी यूं ही चलता रहे। विकास की जो गंगा बह रही है उत्तर मुंबई में वो अनवरत बहती रहे। और जिस प्रकार से पूरे 5 वर्षों तक आपके दुख में, आपके सुख में मैं शामिल रहा और आपके दुखों का हरण करता रहा, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी आपके साथ हमेशा आपके दुख में, आपके सुख में खड़ा रहूं और आपको एक सहारा बनूं और आपको कभी अकेला न महसूस होने दूं। अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, जिसको हाथ का निशान कहते हैं ना, इसी चुनाव चिन्ह के ऊपर जो बटन है उस बटन को आपको दबाना है और पूरे हक के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ पुनः मुझे चुन करके लोकसभा में भेजना है। ऐसा मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं। पुनः आपला आशीर्वाद पाहिजे। धन्यवाद।